हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कैम ट्यूटर। तो जैसे कि हमने केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आधे टॉपिक्स हमारे कवर कर लिए थे। कौन सा टॉपिक कवर किया था? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किया था, काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जिसके अंदर हमने हमारी कॉन्जुगेटिव रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद जो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जो हमने उसमें छोड़ दी, तो वो आज इस टॉपिक के अंदर इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन कवर करेंगे और जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स अप्रोच और स्टैटिस्टिकल अप्रोच, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है CSIR नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अंदर इक्वेशन आती है इरविंग इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को पढ़ेंगे, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन से। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है CSIR नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। एडवांस केमिकल काइनेटिक्स की ये टॉपिक है जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमारी रिएक्शन बची थी रिवर्सिबल रिएक्शन, उसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज हमारी इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि एक हमारा रिएक्टेंट होता है, वो किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। फिर प्रोडक्ट दोबारा से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रिएक्टेंट के अंदर। वो रिएक्शन हमारी कौन सी होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है कि ए बी में भी जा सकता है और बी ए में भी आ सकता है। इनिशियल जब टाइम हमारा जीरो है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, उस टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन मेरी है ए, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है जीरो। जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट होगी कोई भी टाइम टी डैश है, उस पे ऊपर हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बच गई ए माइनस एक्स। जो एक्स था वो किस में कन्वर्ट हो गया? हमारा प्रोडक्ट के अंदर। अगर मैं इसका रेट निकालूं, रेट क्या होता है? माइनस डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू, मैंने स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाया कि जो ए है वो तो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज का साइन मैंने माइनस लगा दिया, तो K1 इस साइड जा रही है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस में जब B से A बनेगा उस टाइम क्या होगा? K2, और कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा? रिएक्टेंट होगा उस टाइम, B हमारा रिएक्टेंट होगा। तो इसके अंदर क्या है? B हमारा इस बार रिएक्टेंट है, जब B से A कन्वर्ट होगा, B से A में जाएगा, तो उस टाइम B हमारा रिएक्टेंट है, तो रेट क्या हो जाएगा? K2 कंसंट्रेशन ऑफ B। अगर A क्या मेरा बच्चों की कंसंट्रेशन है, क्या है मेरी? A माइनस एक्स। ए किसी मैं A माइनस एक्स पुट कर सकता हूँ, A माइनस एक्स इजिकल टू में K, A किसी में क्या पुट कर सकता हूँ? A माइनस एक्स माइनस में K2, B की कंसंट्रेशन कितनी है? एक्स है। तो इसके अंदर क्या बच गया मेरा? इसको करूंगा, A तो मेरा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव करूंगा तो जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या? x माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचेगा? dx अपॉन में dt इजिकल टू में k a माइनस एक्स माइनस में k2 और x। ये इक्वेशन आ गई मेरी। ये इक्वेशन रेट की है कब? जब कंसंट्रेशन मेरी x है। अगर जब मेरी रिएक्शन किस पे पहुंचती है? एट इक्विलिब्रियम पे पहुंचती है, इक्विलिब्रियम पे जाती है मेरी रिएक्शन, उस टाइम जो कंसंट्रेशन होगी उस कंसंट्रेशन को मैं क्या बोलूंगा? XE बोलूंगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। और आपको पता है इक्विलिब्रियम के ऊपर जितना रेट A का B में कन्वर्ट होने का है, उतना रेट B का A में होने का है। इक्विलिब्रियम पे A B में कन्वर्ट होता है, B A में, सेम रेट से। तो जो रेट है मेरा वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे जीरो हो जाता है। जब मैं x को यहाँ पर पुट करूंगा XE की जगह, उस टाइम मेरी XE की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? K1 A अपॉन में K1 प्लस K2, ये आएगी मेरी वैल्यू। XE क्या आएगी? K1 A अपॉन में K1 प्लस K2, ये आएगी। उसके बाद अगर मैं कंसंट्रेशन निकालना स्टार्ट करूं, मैं एक्सप्रेशन लिखूं, रेट एक्सप्रेशन इसी का, तो वो क्या होगा हमारा? नेचुरल लॉग XE अपॉन में XE माइनस एक्स इजिकल टू में K1 A T अपॉन में K1 प्लस अपॉन में XE। ये हमारा क्या है? रेट का एक्सप्रेशन होगा। अगर मैं ये XE की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरी जो वैल्यू है वो क्या आएगी? माइनस एक्स इज इक्वल टू में
ये वैल्यू पुट करूंगा तो k1a तो नीचे आ जाएगा, k1 प्लस k2 ऊपर चला जाएगा, k1a से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा k1 प्लस k2 और t, एक ही एक्सप्रेशन होता है। अगर मैं कंसंट्रेशन निकालूं x की, कंसंट्रेशन ऑफ x की कोई भी टाइम t डैश है उसके ऊपर x की कंसंट्रेशन कितनी होगी, जैसे हमने पहले रिएक्शन में बताया था कि a से जब b बन रहा है और c बनता है उस टाइम इसका रेट k1 है, इसका k2। अगर मैं b की निकालूं कंसंट्रेशन और c की निकालूं, वैसे सेम है कि x की कंसंट्रेशन क्या होगी, इसमें जैसे निकाला तो सेम वैसे ही है। जब x की निकालूंगा तो क्या होगा k1 इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड अपॉन में k1 प्लस k2 1 माइनस e के पावर माइनस में k1 प्लस k2 और t, ये मेरी क्या है x की कंसंट्रेशन आ जाएगी। कोई भी टाइम के ऊपर t टाइम के ऊपर जब कंसंट्रेशन होती है b की, वो b की कंसंट्रेशन कितनी होती है, ये होती है, इसको मैं b की कंसंट्रेशन भी बोल सकता हूँ। ये मेरी b की कंसंट्रेशन है, ये मेरा इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन है, ये कोई भी टाइम t डैश के ऊपर कंसंट्रेशन है, ये मेरा रेट एक्सप्रेशन है। तो ये तीन आपको याद होने चाहिए, तीन फॉर्मूलाज मेन है जो याद होने चाहिए आपको। उसके बाद इसके अंदर एक आता है रिलैक्सेशन कांस्टेंट और रिलैक्सेशन टाइम, उसका आपको पता होना चाहिए। जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रिलैक्सेशन कांस्टेंट होता है, जिसको मैं के आर से डिनोट करता हूं और इसको मैं टाउ से डिनोट करता हूं। तो जो रिलैक्सेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है k1 प्लस k2, k1 प्लस k2, और रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल k1 प्लस k2। ये क्या दो नंबर में पूछ लेता है क्वेश्चन के अंदर कि आप रिलैक्सेशन टाइम बताओ मेरे को इस रिएक्शन का, आपको k1 और k2 दे देगा तो आपको सिर्फ क्या करना है k1 प्लस k2 को ऐड करके उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, आपका क्या आ जाएगा रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन कांस्टेंट सिंपल सम कर देना उनका तो वो आ जाएगा। ये तीन चार चीजें जो आपको रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं पूछता, सिर्फ ये तीन चार फॉर्मूलाज है जो आपको पता होने चाहिए। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होने वाला है वो क्या है हमारा कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेटेड कोलिजन थ्योरी, कॉम्प्लेक्स थ्योरी जो वो होने वाला है। कोलिजन थ्योरी सबको पता है, कोलिजन थ्योरी क्या बताती है हमें, कोलिजन थ्योरी क्या बताती है कि जब हमारा कोई भी रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर, तो रिएक्टेंट किस तरह से रिएक्ट करता है, कि हम तो क्या केमिकल काइनेटिक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक्स पढ़ेंगे। काइनेटिक्स का मीनिंग क्या है कि रिएक्शन का रेट क्या है वो पढ़ेंगे। तो कोलिजन थ्योरी ये बताती है कि जो रिएक्टेंट हमारा वो प्रोडक्ट के अंदर किस पाथ से जा रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही है जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसने क्या फीचर लिए, तो उसने कुछ फीचर थे इसके हमारे कोलिजन थ्योरी के फीचर क्या था। इसने पहला तो अज्यूम ये किया था कंसीडर दी molecule have a hard surface। पहला तो इसने क्या है जो मॉलिक्यूल थे हमारे रिएक्टेंट के उसको क्या माना था हार्ड सरफेस मान लिया। सेकंड क्या माना नो इंटरेक्शन इन बिटवीन, इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटरेक्शन फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है इनके बीच में। थर्ड क्या माना था कंसीडर ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, इसने सिर्फ मॉलिक्यूल का क्या लिया था सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन को कंसीडर किया था। जो हमारा वाइब्रेशनल है एंड रोटेशनल मोशन है उसको क्या कर दिया इग्नोर ही कर दिया, कि जो मॉलिक्यूल है जो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके बीच में क्या सिर्फ ओनली ट्रांसलेशन मोशन की तरह मूव करते हैं, वो सिर्फ उनके बीच में ट्रांसलेशन मोशन है।
वाइब्रेशन और रोटेशनल मोशन को उसने कंसीडर ही नहीं किया। उसके बाद इसने ये बोला कि अगर हमारे पास 10 मॉलिक्यूल है, क्या है, अगर इसके मेरे पास 10 मॉलिक्यूल है, लेकिन उसमें से रिएक्ट कितने के लिए, 4 या फिर 4 से 5 मॉलिक्यूल ही रिएक्ट करके किसमें जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि इसने ये कहा था कि जिनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन होगा, क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा, वही इफेक्टिव कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल वही किसमें कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ये तो है नहीं मेरे पास, अगर 10 मॉलिक्यूल है, 10 के 2 मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलाइड करेंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। ऐसा तो होता ही नहीं, 100% मॉलिक्यूल मतलब इफेक्टिव कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ एक मॉलिक्यूल है जो इफेक्टिव कोलिजन करेंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। अब उसने ये कहा कि इफेक्टिव कोलिजन जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कंडीशन क्या है इफेक्टिव कोलिजन की। तो इफेक्टिव कोलिजन उन्हीं मॉलिक्यूल का होगा जिनके पास क्या होगी, एक सुफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी होगी एंड और क्या होगी, एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होगी। क्या होगी, ओरिएंटेशन, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन। मीनिंग ये है कि अगर ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल है, अगर ये प्रॉपर ओरिएंटेशन से टकराएंगे तब तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर। अगर ये प्रॉपर ओरिएंटेशन से टकराए ही नहीं, ऐसे निकल गए, अगर ये ऐसे निकल गए तो इनके बीच में कोई कोलिजन ही नहीं है इफेक्टिव, तो क्या है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट ही नहीं होंगे। तो जिसमें इफेक्टिव कोलिजन होगा वही किसमें कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट के अंदर। ये मेरा प्रॉपर ओरिएंटेशन है, इस ओरिएंटेशन से अगर मॉलिक्यूल आएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए और प्रॉपर एक स्पेसिफिक एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज है तो क्या इफेक्टिव कोलिजन होगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर। तो ये बताया गया था कोलिजन थ्योरी के अंदर, ये इसके फीचर थे। इसने सिर्फ इतना ही बताया, इसके बाद ये थ्योरी क्या है, फेल हो गई। तो ये हम पढ़ेंगे कि फेल क्यों हुई ये थ्योरी। इसके पहले क्या है, एक्सप्रेशन है वो पढ़ लेते हैं। जब मेरा क्या है, ए से जब पी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उस टाइम क्या है, रेट क्या होता है कोलिजन थ्योरी का, जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, फिर क्यूएनसी फैक्टर इनटू में एनर्जी फैक्टर और इनटू में ओरिएंटेशन फैक्टर। जो एक्टिवेशन एनर्जी है और जो ओरिएंटेशन फैक्टर है, ये किसको फैक्ट करते हैं, रेट को। अगर जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी, अगर हमें मॉलिक्यूल को कम एक्टिवेशन एनर्जी देनी है तो उसका रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वैसे ही ओरिएंटेशन फैक्टर कम, मीनिंग क्या है कि अगर उनके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन है, जितनी इफेक्टिव ओरिएंटेशन होगा, जितना ज्यादा ओरिएंटेशन होगा सेम कोलाइड करने का, उतनी ही रेट हमारा फास्ट हो जाएगा। तो जिन मॉलिक्यूल के पास अगर एनर्जी कम है, एनर्जी कम है जिन मॉलिक्यूल के पास, वो क्या है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट ही नहीं होंगे। अगर एनर्जी कम है तो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट ही नहीं होंगे। एक प्रॉपर एनर्जी चाहिए उनको, क्या एक प्रॉपर एनर्जी चाहिए इतनी, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो आपको याद रखनी है कि प्रॉपर एनर्जी, एक प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी और ओरिएंटेशन फैक्टर का बहुत ज्यादा मीनिंग है रेट के ऊपर, तो वही हमें पढ़ना है। तो अगर मैं इसका एक्सप्रेशन ड्राइव नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्रेशन है, सिर्फ मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, रेट लिखूंगा। जो इसका रेट था वो क्या है था हमारा, अवोगाड्रो नंबर बाई सिग्मा स्क्वायर ए बी और एल, जो कि ओरिएंटेशन फैक्टर है 8 RT पाई यू, ए की माइनस में ई नोट अपॉन में RT, कंसंट्रेशन ए, जो ए और बी कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट के अंदर, और कंसंट्रेशन ऑफ, ये आ गया मेरा रेट। और मैं आपको पहले बता गया हूं कि जो हमारा रेट होता है कैटालिटिक्स के अंदर, वो क्या होता है, के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है हमारा रेट। क्या होता है, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये तो मेरी क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गई,
इसके जो साइड वाला है, अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूंगा तो ये तो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, जो के है के की वैल्यू क्या आएगी ये, तो जो मेरा रेट कांस्टेंट होगा वो क्या है मेरा, ये वैल्यू रेट कांस्टेंट है, सिग्मा स्क्वायर ए बी एल अंडर रूट 8 आर टी अपॉन में पाई ई की पावर माइनस में ए ई नोट अपॉन में आर टी, ये मेरा क्या आ गया, रेट कांस्टेंट आ गया। अब आपको पता है एवोगाड्रो नंबर भी कांस्टेंट होता है, पाई कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, यू कांस्टेंट, सारी चीजें कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट चीज को मैं एक कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस कर देता हूं, जिसको मैं क्या कह दूंगा के डैश, बाकी जो चेंज होंगे उसको एज इट इज रख दूंगा। तो ये मेरा क्या आ गया, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। तो इस के डैश की वैल्यू क्या आ गई, एन ए पाई सिग्मा स्क्वायर एल अंडर रूट 8 आर अपॉन में पाई, क्योंकि ये सारी चीज कांस्टेंट है, मैंने ये कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया थोड़ी वैल्यू को क्या करने के लिए, इजी करने के लिए। तो आपको क्या ये रेट कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए, इसको मैं इस साइड लिख देता हूं के डैश अंडर रूट टी ई की पावर माइनस ई नोट अपॉन में आर टी, ये आपका क्या आ गया, रेट कांस्टेंट आ गया। अब मैं देखो क्या करूंगा, जो हमारी क्या काइनेटिक कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी, स्टैटिस्टिकल अप्रोच और थर्मोडायनामिक अप्रोच, सबके अंदर पहले क्या करूंगा, रेट लिखूंगा, पहले क्या लिखूंगा, पहले तो मैं उनका रेट लिखूंगा, रेट को कंपेयर करके मैं क्या निकालूंगा, रेट कांस्टेंट निकालूंगा, रेट कांस्टेंट जो निकलेगा के उसको कंपेयर करूंगा किससे, अरेनियस इक्वेशन के रेट कांस्टेंट से, पहले रेट निकालूंगा, उस रेट को क्या है, जो हमारा रेट होता है के कंसंट्रेशन, इससे कंपेयर करूंगा, क्या निकालूंगा, रेट कांस्टेंट निकालूंगा, उस रेट कांस्टेंट को अरेनियस इक्वेशन में जो रेट कांस्टेंट होता है मेरा ए की माइनस ई ए अपॉन में आर टी, उससे कंपेयर करूंगा, वहां से क्या निकालूंगा, ए निकालूंगा। सिर्फ ये चीजें करनी है हमें, हर एक के अंदर यही करूंगा, रेट लिखूंगा पहले, रेट को कंपेयर करके रेट कांस्टेंट निकालूंगा के, फिर उस रेट कांस्टेंट जो कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या फिर स्टैटिस्टिकल अप्रोच, थर्मोडायनामिक अप्रोच, सबके के को अरेनियस इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, उससे जो ए की वैल्यू आएगी प्री एक्सपोनेंशियल की वैल्यू, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछेगा हर एग्जाम के अंदर। तो हर एक के अंदर यही करूंगा, आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है। इसके अंदर भी अब मैंने क्या कर लिया, रेट को कंपेयर कर लिया इस इक्वेशन से, के कांस्टेंट निकाल लिया के को। अब क्या है, जो मैं क्या करूंगा, कोलिजन थ्योरी एंड अरहेनियस इक्वेशन का जो के है ना, उसको कंपेयर करूंगा, कैसे, ये के है, इसको मैं क्या कर दूं, नेचुरल ऑफ के कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरा, नेचुरल ऑफ के डैश प्लस में 1/t और 1/2 नेचुरल ऑफ टी, और क्या आ जाएगा माइनस में ई नोट अपॉन में आर टी, यह आ गया मेरा नेचुरल ऑफ के की वैल्यू। इसके अंदर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है, के ए ई की पावर माइनस में ई ए अपॉन में आर टी। इसमें भी सेम करूंगा, नेचुरल ऑफ के लगाऊंगा बोथ साइड, नेचुरल ऑफ ए माइनस में ई अपॉन में आर टी, दोनों कोलिजन थ्योरी का रेट कांस्टेंट के है, उस पे नेचुरल ऑफ के लगा दिया, और अरेनियस इक्वेशन का रेट कांस्टेंट है, उसके ऊपर नेचुरल ऑफ के लगा दिया, दोनों को क्या कर दूंगा, डेरिवेटिव कर दूंगा दोनों का। अगर इसका डेरिवेटिव करूंगा, कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1/2, नेचुरल ऑफ टी का क्या होता है 1/t होता है, इसका क्या होगा ई नोट अपॉन आर, तो कांस्टेंट है, 1/t का क्या होता है माइनस का 1/t का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/t² होता है, 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1/t² होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का ई नोट अपॉन में आर टी स्क्वायर। सेम ऐसे इसका कर दूंगा मैं,
डेरिवेटिव, इसका तो जीरो, इसका क्या आ जाएगा ई ए अपॉन में आर टी स्क्वेयर, ये आ गया। अब क्या करूंगा, दोनों साइड क्या है कौन सेम है ये मेरी, तो इसको क्या कर दूंगा कंपेयर कर दूंगा इसको, तो जो मेरा ई एक्टिवेशन अपॉन में आर टी स्क्वेयर है ये किसके इक्वल आ गया, वन अपॉन में टू टी प्लस में ई नोट अपॉन में आर टी स्क्वेयर। ये बोलो आपको समझ में आया। मैंने कोलिजन थ्योरी और अरेनियस के को क्या कंपेयर कर लिया, नेचुरल के लगा दिया दोनों साइड, डेरिवेटिव कर दिया, उसके बाद ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो इसका मीनिंग ये टर्म भी सेम है, इक्वल है दोनों, ये अगर इक्वल है तो ये भी क्या है इक्वल होगी, इक्वल रख दिया मैंने। तो आपको अब ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है, अगर मैं यहां से मैं ई की वैल्यू निकाल के लेके आऊं मेरी, आर टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा दोनों के, यहां पर आर टी स्क्वायर जाएगा, टी से टी कैंसिल, क्या बचेगा आर टी अपॉन में टू प्लस में ई नोट, एक ही एक्सप्रेशन है, आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है। जैसे मैंने यहाँ किया ना कोलिजन थ्योरी अरेनियस इक्वेशन को के को कंपेयर करके डेरिवेटिव करके, ऐसे सेम ऐसे क्या करूंगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में करूंगा, वहां पे मैं सीधी वैल्यू ये रखूंगा कि एक्टिवेशन एनर्जी अरेनियस इक्वेशन की और एक्टिवेशन एनर्जी कोलिजन थ्योरी की में क्या रिलेशन है दोनों में, वैसे ही वहां पे करूंगा, वहां पे ड्राइव नहीं करूंगा, डायरेक्ट एक्टिवेशन लिखूंगा, आएगी ऐसे ही वो। तो क्या आपको सिर्फ कोलिजन थ्योरी के अंदर ये याद रखना है, बस ये दो चीज याद रखनी है, के की वैल्यू और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू, सिर्फ उसने ये दो चीजें बताई थी। उसके बाद क्या आता है इसका कोलिजन थ्योरी के ड्रॉबैक, उसके बाद ये क्या होगी थी फेल होगी थी थ्योरी, फेल होगी थी, फेल क्यों हुई, वही से हम इसने पहले क्या माना था मॉलिक्यूल किसकी तरह बिहेव करते हैं हार्ड सफीर की तरह, बट नोट बिहेव ऑल मॉलिक्यूल एज ए हार्ड सफीर, सारे मॉलिक्यूल हार्ड सफीर की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे वहां पे, तो यहां पर इसका ड्रॉबैक हो गया था। उसके बाद सेकंड ड्रॉबैक क्या था, एक्सपेरिमेंटल रेट इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल रेट, जो हमने कोलिजन थ्योरी से रेट निकाला वो रेट कम था किसे एक्सपेरिमेंटल रेट से, कुछ एक रिएक्शन का जो एक्सपेरिमेंटल रेट था वो ज्यादा आ रहा था किसे थ्योरेटिकल रेट से, वो क्या कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। थर्ड क्या है, इसमें क्या है स्टेरिक फैक्टर है, जो हमारा क्या ओरिएंटेशन फैक्टर है नोट एक्सप्लेन, उसको इसने एक्सप्लेन ही नहीं किया, बस बता दिया कि स्टेरिक फैक्टर ऐसे होता है और ऐसे होते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर, उसको कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, उसका क्या वैल्यू आएगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका रेट के ऊपर, कुछ भी नहीं बताया उसने, सिर्फ उसके अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया, तो उसको कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, यहाँ पर उसका ड्रॉबैक ड्रॉबैक आ गया। उसके बाद ड्रॉबैक इसके इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक आते हैं, इट टोटली फेल इन रिएक्शन इन सॉल्यूशन, कि जो रिएक्शन सॉल्यूशन के अंदर होती है उसके लिए टोटली फेल हो गया था, कि सॉल्यूशन की रिएक्शन को वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, टोटली फेल था उसके लिए, क्योंकि उसने रोल ऑफ सोलवेंट कुछ बताया ही नहीं, कि सोलवेंट का क्या रोल है, सोलवेंट क्या इफेक्ट डालेगा रिएक्शन के ऊपर, क्योंकि उसने सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन जो हुई उसका कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, टोटली फेल था सॉल्यूशन की रिएक्शन के लिए, कोई रोल नहीं बताया सोलवेंट के लिए। इसी आपको मैं साफ कर देता हूं। उसके बाद फिफ्थ क्या था, फिफ्थ ये था कि जितने भी मॉलिक्यूल है ऑल मॉलिक्यूल हैव वाइब्रेशनल रोटेशनल एंड
ट्रांसलेशनल मोशन। जितने भी मॉलिक्यूल है हम पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिकल के अंदर भी बताया गया था ये चीजें कि हर मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन होता है, रोटेशनल वाइब्रेशनल सबके पास होता है। बट कोलिजन थ्योरी क्या लेके चली थी, ओनली ट्रांसलेशन मोशन लेके चली थी। तो यहाँ पे इसका ड्रॉबैक आ गया कि ओनली ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता, वाइब्रेशन रोटेशन ट्रांसलेशन सारे मोशन होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, ये ड्रॉबैक था। उसके बाद कोलिजन थ्योरी नोट कंसीडर एक्टिव काइनेटिक एनर्जी, नोट कंसीडर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को उसने कंसीडर ही नहीं किया, काइनेटिक एनर्जी का जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट होती है मॉलिक्यूल के लिए, जो किस पे डिपेंड करती है, उसके मास और स्पीड पे डिपेंड करती है। तो उसका तो कोई रोल ही नहीं बताया। अगर ये चीजें नहीं बताई उसने तो रेट तो एक्सपेरिमेंटली ज्यादा ही आना था, क्योंकि ये चीजें उसने ली नहीं, जिसके कारण रेट क्या आ रहा था, ज्यादा आ रहा था। एक ये नहीं लिया। सेवंथ क्या है, बॉन्ड फॉर्मड एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। उसने क्या है, बॉन्ड के फॉर्मेशन का और बॉन्ड के ब्रेकिंग का कोई जिक्र नहीं किया कि कहां पर बॉन्ड बन रहा है, कहां पर बॉन्ड टूट रहा है, उसका कोई बात ही नहीं की उसने। तो ये चीजें उसकी ड्रॉबैक थी जो उसने बताई। कितने ड्रॉबैक्स आ गए एक कोलिजन थ्योरी में, उसने सिर्फ स्टार्ट ही किया ना, सिर्फ थोड़ा बहुत बताया उसने, बाकी सारे उसके ड्रॉबैक्स थे। तो ये जितने भी ड्रॉबैक्स थे, इन ड्रॉबैक्स को फुलफिल कौन करेगा, आपके मन में घूम रहा है वही है, जो आप सोच रहे हो, जो आप सोच रहे हो वही है। कौन फुलफिल करेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ये होती है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ये किसने दी थी, इरविंग एंड पोलैंगी ने दी थी 1935 के अंदर, 1935 के अंदर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दी थी। अरे इरविंग का तो हम क्या होता है फॉर्मूला ही पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसने क्या बोला था, अब इसकी बात सुनो। इसने ये कहा था कि जो भी हमारे रिएक्टेंट है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे, पहले किस में जाएंगे, एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जाएंगे। रिएक्टेंट गोज टू इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट, उसके बाद फिर किस में जाएंगे, वो प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे। उसने ये बोला कि ट्रांजिशन स्टेट लाई गई बीच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, और उस ट्रांजिशन इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसको हम एक्स से डिनोट करेंगे ऐसे। जो भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हुआ उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, हैश लगाते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, कोई भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स उसके ऊपर क्या लगाएंगे, हैश लगाएंगे। अब वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी की अगर एक्टिवेशन एनर्जी है तो उसके ऊपर हैश लगा देंगे, एंथैल्पी है उसके ऊपर हैश लगा देंगे, इंटरनल एनर्जी उसके ऊपर हैश लगा देंगे। इसका ये हैश का मीनिंग क्या है कि वो किसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है सारी। तो वो इंटरमीडिएट क्या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, और जो कि मेरा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जब मैं इसको एनर्जी दूंगा इसको, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर। तो रिएक्टेंट और क्या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में क्या रहता है, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज रहता है। इनके बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। जैसे मैंने इसको एनर्जी दी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं उसको एनर्जी दूंगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर। तो फिर इसका हम क्या लिखते हैं, रेट लिखते हैं इसका। इसमें क्या होता है, ये ग्राफ होता है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, और यहाँ पे क्या है मेरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है इसको मैं किससे डिनोट करता हूँ, ई नोट से डिनोट करता हूँ। यहाँ पर एनर्जी होती है, यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड होती है।
रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो वही है, एनर्जी डी किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट, बट इसके अंदर पहले इक्विलिब्रियम रहता है, ए प्लस बी इक्विलिब्रियम रहेगा, के इक्विलिब्रियम, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, फिर किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट के अंदर, K3 मतलब K2 लगा लो इसको। तो पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर, फिर किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट के अंदर। वही सेम है इसके अंदर भी, इसका रेट क्या होगा आपको वो पता होना चाहिए पहले, इसका रेट क्या होगा। अब इसी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी है इसको हम थर्मोडायनामिक अप्रोच से पढ़ेंगे, और किससे पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिकल अप्रोच से। पहले किससे पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक अप्रोच से। तो थर्मोडायनामिक अप्रोच के अकॉर्डिंग जो इसका रेट जो आता है हमारा, वो क्या आता है मेरा रेट, केबीटी अपॉन में एच ई की माइनस में डेल्टा जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का अपॉन में आर टी कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। जो मैंने पहले बताया था सेम वैसे करेंगे। रेट है, रेट को क्या है, रेट जो हमारा नॉर्मल एक्सप्रेशन होता है कंसंट्रेशन की, इससे क्या कंपेयर करेंगे। ये मेरी कंसंट्रेशन है ए और बी रिएक्टेंट की, जो बच गया ये क्या मेरा रेट कांस्टेंट। तो के बी टी अपॉन में एच ई के माइनस में डेल्टा जी हैज अपॉन में आर टी, ये मेरा क्या आ गया, रेट कांस्टेंट आ गया। तो रेट कांस्टेंट आ गया। मेरे को पता है डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी आप सबको पता है, डेल्टा एच हैज माइनस में टी डेल्टा एस, ये होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। इसमें क्या मैं यहां पर पुट कर देता हूं इसको, के अपॉन में एच ई की पावर माइनस में डेल्टा एच हैज और प्लस में क्या हो जाएगा, टी डेल्टा हैज अपॉन में आर टी। ये वैल्यू मेरी किसकी आ जाएगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी मेरी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, और आप सब जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी और क्या होती है प्लस में डेल्टा एन जी आर टी, ये होती है। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, डेल्टा एच की डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एच जी आर टी, ये भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, बट आपका ये याद रखना है आपको, सिर्फ क्या ये याद रखना, इसके अंदर डेल्टा एच की वैल्यू ये भी पुट करोगे तो एक नया एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ऐसे आपको पुट कर करके देखना है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपको क्या है कि जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है किसकी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी की, और जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको मैं ई नोट से डिनोट करता हूँ, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी की एक्टिवेशन एनर्जी को, और जो एक्टिवेशन एनर्जी है किसकी, अरेनियस इक्वेशन की, उनके बीच में क्या रिलेशन है, सेम रेट कांस्टेंट किसका है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का, और रेट कांस्टेंट किसका, अरेनियस इक्वेशन का माइनस में ई अपॉन में आर टी। वही बोल रहा था मैंने सेम कि हम पहले क्या रेट लिखेंगे, रेट को एक्सप्रेस करके रेट कांस्टेंट निकालेंगे, फिर उस रेट कांस्टेंट को अरेनियस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद जो हमारी क्या आएगी, इसके बीच में रिलेशन आएगा, वो क्या आएगा, आर टी प्लस में ई नोट, ये आएगा। ये एक्सप्रेशन किसका है, एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी का। कोलिजन थ्योरी का क्या बताया गया तुम्हें, ए अपॉन में हाफ आर टी था वो प्लस में ई नोट, ये किसका था, कोलिजन थ्योरी का। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं कि आर टी एक्टिवेशन एनर्जी ये होता है मेरा। तो आपका आगे मीनिंग कि एक्टिवेशन एनर्जी किसके इक्वल होती है, आर टी प्लस ई नोट की इक्वल होती है एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी में। एक ये हो गया, उसके बाद क्या निकालते हैं, यही बता देता हूं आपको कि जो डेल्टा एच हैश है उसका रिलेशन किसके साथ, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। क्या होता है मेरा, जो एक्टिवेशन एनर्जी ये होती है वो क्या होती है, डेल्टा एच
हैश प्लस में 1 माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ये होती है। आपको ये याद रखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी और एंथैल्पी के बीच में रिलेशन क्या होता है, ई इक्वल टू में डेल्टा एच हैश प्लस में 1 माइनस डेल्टा एन जी आर टी होता है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब मैं क्या करूंगा कि जो डेल्टा एच की वैल्यू है यहां से निकाल लेता हूं, क्या आएगी मेरी एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या हो जाएगा साइड आगे माइनस हो जाएगा आर टी, ये हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए जो डेल्टा एन जी होता है मेरा, डेल्टा एन जी वो क्या होता है 1 माइनस में मोलिकुलैरिटी, ये होता है, ये आपको याद रखना है। डेल्टा एन जी क्या था 1 माइनस में मोलिकुलैरिटी। अगर मेरी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, क्या है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, तो उस केस में जो डेल्टा एन जी होता है वो क्या होता है, मोलिकुलरिटी क्या होती है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की 1 होती है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट होता है। यूनिमोलिकुलर मोलिकुलर का मीनिंग क्या है, एक रिएक्टेंट, तो एक रखूंगा तो 1 माइनस 1 0। अगर मैं किसकी करूं बायोमोलिकुलर की करूं, बायोमोलिकुलर रिएक्शन, बायोमोलिकुलर रिएक्शन में क्या होता है दो रिएक्टेंट होते हैं, क्या होते हैं दो रिएक्टेंट होते हैं। तो क्या करूंगा डेल्टा एन जी 1 माइनस में मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यही वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे। अगर यहाँ पे पुट करता हूं तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा एच हैश क्या आता है मेरा एक्टिवेशन एनर्जी, डेल्टा एन जी क्या है 0 है, क्या हो जाएगा ये तो 0 होगी, आर टी की मल्टीप्लाई इससे होगी माइनस का आर टी। बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी माइनस में डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या माइनस 1 है, माइनस 1 आगे माइनस प्लस हो गया 1 1 2 हो गया माइनस का 2 आर टी, ये होती है। तो आपको याद रखना है मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि इस डेल्टा एच हैश की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, फिर जो एक्सप्रेशन आएगा मेरा उसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना कि डेल्टा एन जी क्या होता है, मैंने यहीं पे बता दिया। ऐसे ये 0 होता है यूनिट के लिए और बाई के लिए -1 होता है। क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ यूनि या बाइमोलिकुलर रिएक्शन मिलेगी, तो आपको डेल्टा एन जी खुद निकालना है, इसलिए बता रहा हूं मैं ये। तो मैं इसको साफ कर देता हूं, ये आपको पता लगी एक्टिवेशन एनर्जी ये होती है आर टी प्लस में ई नोट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी एक्टिवेशन एनर्जी, अरे ये इक्वेशन एक्टिवेशन एनर्जी उनके बीच में ये रिलेशन है, वैसे एंथैल्पी और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में रिलेशन ये आपको याद रखना है। एक ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये 3 चीज याद रखनी है बस, ठीक है। अब क्या करता हूं इसकी वैल्यू डेल्टा एच है, इसकी वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूं, डेल्टा एच एस की वैल्यू इसके अंदर पुट करता हूं, के इज इक्वल टू में के बी टी अपॉन में एच ई की पावर माइनस क्या थी डेल्टा एच की वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी माइनस में 1 माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ये थी डेल्टा एच एस की वैल्यू, और इसके बाय में क्या है आर टी है, ये रहा आर टी, डेल्टा एच एस की वैल्यू ये पुट कर दी ई ए माइनस 1 माइनस डेल्टा एन जी आर टी, बाय में आर टी है, उसके बाद ई की पावर ये मेरा टी डेल्टा एस, टी से टी कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ डेल्टा एस हैश अपॉन में आर, ये वैल्यू बचेगी। अब इसको मैं क्या हूं अलग अलग करता हूं, क्या आएगी के बी टी अपॉन में एच माइनस माइनस प्लस ये ब्रैकेट में। अब ध्यान से देखो इसको क्या करूंगा, ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये 1 है इस आर टी से मल्टीप्लाई करूं आर टी और आर टी से आर टी कैंसिल, सिर्फ ई की पावर क्या 1 बचेगी। क्या करूं अलग अलग कर रहा हूं, आर टी को एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में लगाऊंगा, आर टी को इसके बारे में लगाऊंगा, डेल्टा एन जी के बारे में लगाऊंगा, तो ये तो कैंसिल होगी इससे। तो फिर उसके बाद क्या है आगे माइनस है, माइनस 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 क्या हो गया माइनस हो गया, ई की पावर माइनस डेल्टा एन जी
आर टी से आर टी कैंसिल, क्या बचा ओनली डेल्टा एन जी। आपको देखना है कॉपी के अंदर लिख करके देखो, इसको सोल्व करके देखो। डेल्टा एच की वैल्यू पुट किया ई ए माइनस में 1 माइनस डेल्टा एन जी ब्रैकेट है ये, फिर आर टी है, इसके बाय में आर टी कंप्लीट की ये वैल्यू आ गई। उसके बाद ई की पावर एक्टिवेशन माइनस में है तो माइनस की एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में आर टी, और क्या ई की डेल्टा एस हैश अपॉन में आर। ये वैल्यू आ गई मेरी रेट कांस्टेंट की। तो मैंने क्या कहा था, जो रेट कांस्टेंट आता है उसको मैं किससे कंपेयर करूंगा, अरहेनियस इक्वेशन के रेट कांस्टेंट से। उसका क्या होता है के ई की पावर माइनस में ई ए अपॉन में आर टी, ये होता है। तो क्या करूंगा, जो ये वैल्यू है ये किसकी इक्वल है, ये वैल्यू रही के इक्वल है एक्टिवेशन एनर्जी या ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ये रही। तो जो ए बचा ये किसके इक्वल होगा, सिर्फ जो ए है वो किसके इक्वल होगा, केवीटी अपॉन में एच ई की 1 ई की माइनस डेल्टा एन जी ई की डेल्टा एस हैश अपॉन में इसके इक्वल होगा। ये इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, परी एक्सपोनेंशियल फैक्टर, परी एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं इसको। जो क्वेश्चन आते हैं गेट के अंदर डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आपको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दे देता है, के कांस्टेंट आपको पता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, जो टेम्परेचर पता है, प्लांक्स कांस्टेंट पता है, ई की पावर 1 है ई पता है, डेल्टा एन जी यूनिमोलिकुलर या बायोमोलिकुलर दे देगा उसका पता है। पूछ क्या लेगा, सिर्फ ओनली एंट्रोपी पूछ लेगा आपको, चेंज इन एंट्रोपी इन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर एंट्रोपी का आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना था। वहां पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं दिखाऊंगा करवाऊंगा उस टाइम एज टी इसके क्वेश्चन आया हुआ। तो आपको सिर्फ क्या रखना है, रेट कांस्टेंट याद रखना है जो के है, क्योंकि के की वैल्यू ये थी मेरी, डेल्टा ए की जगह मैंने ये पुट कर दिया। उसके बाद डेल्टा एच हैश की वैल्यू मैंने बताई थी एक्टिवेशन एनर्जी की ये होती है, इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया। फिर सिर्फ क्या किया कैलकुलेशन की, उसके बाद क्या किया अरहेनियस इक्वेशन के रेट कांस्टेंट से कंपेयर कर लिया, प्री एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आ गई। आपको सिर्फ ये बात याद रखनी थी। यहाँ पे आपकी ये खत्म हो जाता है स्टैटिस्टिकल अप्रोच। सेम वही है, पहले क्या करना है, रेट निकालना है, रेट को कंपेयर करना है, रेट कांस्टेंट निकालना है, के क्या आया, उस के से क्या करना है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना है अरहेनियस इक्वेशन से कंपेयर करके। सिर्फ 3 स्टेप करने हैं। तो ये आपकी क्या हो चुकी है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच हो चुकी है। उसके बाद क्या थर्मोडायनेमिकल अप्रोच हो चुकी है। इसके बाद हम किससे करते हैं, स्टैटिस्टिकल अप्रोच। स्टैटिस्टिकल अप्रोच इसमें क्या है कि जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है, जो हमारा क्या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, जो क्या ये हमारा ये बनता है यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इसका लाइफ टाइम क्या है, बहुत कम है, लाइफ टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम के लिए इंटरमीडिएट बनता है। कम टाइम के लिए बनेगा तो हम इसको क्या एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, जो मेथड हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर करते हैं, किसका, पार्टीशन फंक्शन का। तो हम क्या करेंगे, पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे किसका, रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, इन दोनों का क्या निकालेंगे, पार्टीशन फंक्शन। फिर ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर। तो उस प्रोसीजर को हम क्या करेंगे, पार्टीशन फंक्शन के हेल्प से उसको निकालेंगे, इस एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स को किसके हेल्प से निकालेंगे, पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल अप्रोच से इसको पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए बनता है तो एक्सपेरिमेंटली तो हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो हम किस में जाते हैं, स्टैटिस्टिकल अप्रोच में जाते हैं। तो वहां से हम इसका पार्टीशन फंक्शन निकाल लेंगे। तो पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे, इस पे भी क्या है, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, जितने मैंने जो टॉपिक करवाए ये किसमें आते हैं, 4 नंबर के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर भी सेम है वही, पहले आप क्या लिखोगे, रेट लिखोगे, क्या लिखोगे, रेट। तो जो रेट होता है वो क्या होगा मेरा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी और म्यू, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है के इक्विलिब्रियम में। तो इसकी जगह अगर मैं के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पुट करूंगा, क्या वैल्यू पुट करूंगा, केवीटी अपॉन में
एच म्यू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये फ्रीक्वेंसी वेक्टर है मेरा ये, बी और म्यू। अब म्यू से म्यू क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा। इसके इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू ये होती है, पार्टीशन फंक्शन को तो हम भूल ही गए, पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए, पार्टीशन फंक्शन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी और फ्रीक्वेंसी। ये जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है वो ये वैल्यू है, मैंने के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पुट की है यहाँ पे। म्यू से म्यू कैंसिल, क्या बचा सिर्फ के बी टी अपॉन में एच क्यू हैश अपॉन में क्यू ए का हैश क्यू बी का हैश ए और बी, ये बचा मेरा रेट, ये बचा मेरा रेट। अब मैं इस रेट को किससे कंपेयर करूंगा, मेरी जो जनरल रेट एक्सप्रेशन होता है अपना उससे। ये मेरी कंसंट्रेशन होगी, रेट हो गया कंसंट्रेशन रेट, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू आई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट कांस्टेंट की वैल्यू मेरी क्या आई, के बी टी अपॉन में एच क्यू हैश अपॉन में क्यू ए का हैश क्यू बी का हैश, ये मेरा क्या आ गया, रेट कांस्टेंट आ गया। अब आपसे क्या पूछ सकता है कि जो हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच में पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिकल अप्रोच के अंदर जो हमारा क्या बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पर, वो क्या है, लूज वाइब्रेशन के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है, लूज वाइब्रेशन के थ्रू जाता है। तो लूज वाइब्रेशन के थ्रू जाएगा तो इसके जो लूज वाइब्रेशन की वैल्यू होगी हमारी यहाँ पर, लूज वाइब्रेशन की जो वैल्यू होती है किसके लिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए, वो क्या होती है हमारी केबीटी अपॉन में एच म्यू होती है। ये आपको याद रखना है, क्या होती है केबीटी अपॉन में एच म्यू, जो हमने यहाँ पर पुट किया था ये रहा, ये वैल्यू क्या है मेरी, लूज वाइब्रेशन की है। इसीलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया रेट के अंदर। ये लूज वाइब्रेशन क्यों आया, क्योंकि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो क्या है कि लूज वाइब्रेशन के थ्रू जाता है, उसके बीच में क्या है लूज वाइब्रेशन होती है, तो उसी को हमने क्या रेट में डाल दिया, क्योंकि इस लूज वाइब्रेशन का इफेक्ट किस पे पड़ता है, डायरेक्ट रेट के ऊपर पड़ता है, इसीलिए वो किस में है, रेट एक्सप्रेशन में है। तो आपको याद रखना है कि अगर लूज वाइब्रेशन पूछे तो क्या वैल्यू होती है, केबीटी अपॉन में एच म्यू लूज वाइब्रेशन की वैल्यू होती है। रेट आपको पता लग गया, रेट कांस्टेंट पता लग गया, आप अपने कॉपी में इसको उतार लो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो क्या होती है 3n-5 किसके लिए होती है, लीनियर के लिए होती है, और 3n-6 किसके लिए होती है, नॉन लीनियर के लिए होती है, नॉन लीनियर के लिए होती है। तो ये आपको पता है, लीनियर के लिए 3n-5 और नॉन लीनियर के लिए 3n-6। ये किसके लिए होती है, हमारे जो रिएक्टेंट होते हैं उनके लिए होती है। जब वो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर, उस टाइम क्या हो जाती है, उनके बीच में क्या आ जाती है, लूज वाइब्रेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, लूज वाइब्रेशन। तो उस लूज वाइब्रेशन को हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं। 3n-6 किसके लिए हो जाएगा, लीनियर के लिए होगा, और 3n-7 किसके लिए होगा, नॉन लीनियर के लिए होगा, नॉन लीनियर के लिए होगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है मेरी, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होती है, 3n-6 होती है, और 3n-7 लीनियर और नॉन लीनियर के लिए। जो एक लूज वाइब्रेशन है उसको मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में होता है लूज वाइब्रेशन होती है, उसको क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। तो आपको याद रखना, जब इसके ऊपर लगाऊंगा मैं तब तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा लीनियर नॉन लीनियर के लिए, बट जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। जो n है वो मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल है, जैसे 3na प्लस में nb -6, na नंबर मॉलिक्यूल ऑफ a, nb नंबर मॉलिक्यूल ऑफ b, ऐसे है। n का मीनिंग ये na प्लस में nb, ये आपको याद होना चाहिए। अब मैं जो क्वेश्चन करूंगा उसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं ये लगा रहा हूं या फिर ये लगा रहा हूं। मैंने यहीं पर आपको पहले बता दिया कि ये किसके लिए लगाऊंगा, मैं रिएक्टेंट के लिए लगाऊंगा, जो कि एक्टिवेटेड नहीं हुआ है अभी तक,
उसके लिए ये लगाऊंगा, जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में लगाऊंगा तो उसमें लूज वाइब्रेशन को कंसीडर करूंगा, 3 -1 कर दूंगा दोनों में, तो ये -6 हो गया, -7 हो गया। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। तो हमने क्या निकाल लिया, अपना रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली हमने, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। अब इसके अंदर क्या होता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाल ली है। जो इसका रेट था वो रेट क्या था हमारा, के इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू थी वो क्या थी, के बी टी अपॉन में एच म्यू, जो कि लूज वाइब्रेशन है। पार्टीशन फंक्शन क्यू हैश, क्यू ए का हैश, क्यू बी का हैश। और क्या होता है, ये मैं भूल गया, सॉरी भाई, इसमें क्या होती है, ई माइनस में ई नॉट अपॉन में आर टी, एक्सपोनेंशियल होता है कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी इनटू में व्यू। जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये वैल्यू होती है के इक्विलिब्रियम की, ये वैल्यू होती है। वहीं पे मैंने रेट को क्या है, एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर किया ए कंसंट्रेशन से, ये के की वैल्यू आ गई मेरी, ये किसकी वैल्यू होती है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी, क्योंकि म्यू से म्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो ये वैल्यू बची के इक्विलिब्रियम की वैल्यू थी कंप्लीट है। उसके बाद क्या हुआ कि म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, तो जो वैल्यू बची के टी अपॉन में एच, ई की माइनस में ई नॉट अपॉन में आर टी, ये किसकी वैल्यू आ गई, रेट की, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। पता लगा ना कैसे है, रेट है के इक्विलिब्रियम, ये रेट है मेरा कंप्लीट, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ये कंप्लीट है, यहाँ पे पुट कर दी, म्यू से म्यू कैंसिल हो गया। उसके बाद इसको मैंने, ये मेरी कंसंट्रेशन है, तो ये बच गया, वो क्या आ गया मेरा, रेट कांस्टेंट आ गया। रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये आ गई, तो ये मेरी रेट कांस्टेंट की वैल्यू है। अब इस रेट को क्या है, मैं अरेनियस इक्वेशन के रेट से कंपेयर करता हूँ, जो हमारा क्या होता है, ए की माइनस में ये अपॉन में आर टी, इससे कंपेयर करूंगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम है, बचा क्या, ये वैल्यू, ये किसकी वैल्यू होगी, ए की वैल्यू, के वी टी अपॉन में एच, क्यू हैश अपॉन में क्यू ए का हैश और क्यू बी का हैश। ये मेरी किसकी आ गई, प्री एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आ गई, किसके थ्रू, स्टैटिस्टिकल अप्रोच के थ्रू। तो आपको रेट कांस्टेंट के पता होना चाहिए, कब रेट कांस्टेंट के पूछेगा तो ये कंप्लीट वैल्यू पुट करनी है, अगर एक्सपोनेंट प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की टर्म में पूछ लेगा तो ये वैल्यू पुट करनी है आपको। ये जो एक एक वैल्यू बता रहा हूँ, एक एक वैल्यू इंपॉर्टेंट है, एक एक वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशनल होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, 1 की। क्यू वाइब्रेशनल किसकी होती है, 1 के इक्वल होती है। और जो क्यू रोटेशनल होती है वो क्या होती है, किसके लिए, लीनियर के लिए अलग होगी और नॉन लीनियर के लिए अलग होगी। लीनियर में क्या होती है, 2 होती है क्यू रोटेशनल, और वो किसके इक्वल होगी, हमारी टी के इक्वल होगी। नॉन लीनियर में किसके इक्वल होती है, 3, और वो क्या होती है, टी की 3/2 होती है नॉन लीनियर के अंदर। नॉन लीनियर में रोटेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है, तो क्या होगी, 3/2 होगी। उसी तरह ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है, वो क्या होती है, टी की 3/2 होती है, टी की 3/2 होती है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं किसके ऊपर, एटम प्लस में डायटोमिक एटम, और वो किस में जा रहे हैं मेरे, नॉन लीनियर एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब आपको सिर्फ को जो न्यूमेरिकल है वो इस वे में आएगा कि एटम डायटोमिक एटम, जो हमारे रिएक्टेंट हो किस में जा रहा है, एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स, वो जो कि हमारा
नॉन लीनियर है। अब इसके लिए हमें क्या निकालना है, पर एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, वही पहले क्या निकालोगे, आपको क्यू हैश निकालोगे या पार्टीशन फंक्शन निकालोगे एटम डायटोमिक और इसके लिए। वो हमने बता दिया कि क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे क्या होती है एटम डायटोमिक और नॉन लीनियर के लिए क्या क्या होती है आपको पता है। एटम है, एटम के अंदर सिर्फ ओनली क्या होती है, ट्रांसलेशनल मोशन में होती है, ओनली ट्रांसलेशन मोशन। तो इसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशनल होगी, जो क्या होगी 3। पता लगा, एटम के अंदर सिर्फ ओनली क्या होती है, ट्रांसलेशनल मोशन होती है। अगर एटम के अंदर ट्रांसलेशन मोशन होगी ओनली, तो ट्रांसलेशन मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है। तो मैंने इसके ऊपर 3 लगा दिया। ऐसे डायटोमिक एटम है, डायटोमिक क्या होता है मेरा, लीनियर है। क्या है, लीनियर है। लीनियर में क्या होती है, रोटेशनल भी होती है और ट्रांसलेशनल भी होती है और वाइब्रेशनल भी। आपको पता है लीनियर है, लीनियर के अंदर ट्रांसलेशनल तो आपको पता है ये कितनी होगी 3, रोटेशनल कितनी होगी, लीनियर है 2 होगी आपको पता है, और जो कि वाइब्रेशन है वो कितनी होगी, किससे निकालोगे 3n-5 लगाओगे आप यहाँ पे, क्योंकि यह रिएक्टेड है और लीनियर है तो 3n-5 कितने डायटोमिक है 2 होंगे, तो n के साथ 2 पुट करोगे, 3 इंटू 2 6, 6 - 5 1, तो की वाइब्रेशन क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। ये आगे इसकी। उसके बाद आते हैं हम किसके ऊपर, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के ऊपर, जो कि हमारा नॉन लीनियर है। तो आपको पता है ट्रांसलेशनल कितनी होती है 3 होती है, रोटेशनल कितनी होती है, नॉन लीनियर है कितनी होगी 3, और क्या वाइब्रेशनल कितनी होगी। अब इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, नॉन लीनियर के लिए कितना होता है 3n-6 होता है, बट इसके अंदर क्या होती है एक लूज वाइब्रेशन होती है, क्या होती है लूज वाइब्रेशन। तो 3n-6 की जगह क्या हो जाएगा 3n-7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7। नॉन लीनियर है, क्या है ट्राई एटोमिक है, ये ट्राई एटोमिक, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 3 इंटू 3 9 - 7 कितना हो गया 2 हो गया, तो वाइब्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। यहां तक आपको समझ में आया, हमने क्या सिर्फ ओनली डिग्री ऑफ वाइब्रेशन निकाली है। अब क्या सिर्फ प्री एक्सपोनेंशियल की वैल्यू में हम पुट करनी है, क्या होती है हमारी a kbt अपॉन में h q हैश अपॉन में q a और q b हैश, ये होता है q क्या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मेरा, पुट करो kbt अपॉन में h इंटू में वैल्यू पुट करो, q ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल की 2, वाइब्रेशनल की 2, 3 है इसकी, डिवाइडेड अपॉन में इस आइटम की कितनी है ट्रांसलेशनल 3 है, इनकी कितनी है ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2, वाइब्रेशन 1, ये होगी। ट्रांसलेशनल से ट्रांसलेशनल कैंसिल, ठीक है भाई। अब हमें सिर्फ क्या है, ये जो हमने ये बताया ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। मैंने बताया कि जो रोटेशनल है क्यूब है वो क्या होता है t3/2 होता है, पुट करते हैं यहाँ पे, ऊपर पुट कर देता हूँ kbt अपॉन में h, रोटेशन की जगह क्या पुट कर दिया t की 3/2 पुट कर दिया, क्यू वाइब्रेशन क्या होती है मेरी 1 होती है, मैंने बताया था अभी, तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर तो 1 हो गया, डिवाइडेड अपॉन में क्यू ट्रांसलेशनल का क्यू मैंने क्या बताया था टी की 3/2, टी की 3/2, उसका रोटेशन का कितना था स्क्वायर के लिए केवल टी था, वाइब्रेशन का मेरा 1 होता है, ये वैल्यू आ गई मेरी, इससे ये कैंसिल हो गया, टी होता टी से टी कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, तो जो मेरी प्री एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आई वो क्या है मेरी के बी अपॉन में एच, ये वैल्यू आई। इस क्वेश्चन के लिए प्री एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या है के बी अपॉन में एच। अब सिर्फ आपको क्या पूछेगा, ऑप्शन दे देगा कि मेरा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, तो यहाँ पर क्या हो गया इंडिपेंडेंट हो गया, ये तो क्या हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो गया। अगर इसकी जगह डायटोमी यहाँ पे होता तो ए की वैल्यू में कुछ और आता, जैसे ये आ जाता के बी टी अपॉन में एच, ये आ जाता, तो ए क्या हो जाता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाता। अगर इस आप स्क्वायर आ जाता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर हो जाता। अगर 1 अपॉन में टी स्क्वायर आ जाता के बी अपॉन में एच टी स्क्वायर, तो क्या हो जाता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो जाता।
ये डायरेक्टली इसलिए लगाया कि के बी अपॉन एस तो क्या कांस्टेंट है, तो इसको मैंने डायरेक्टली में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको इस टर्म में पूछेगा क्वेश्चन कि जो एक्सपोनेंशियल वेक्टर है वो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो आपको पहले इस वे से एक आपको वैल्यू डायरेक्ट पता होनी चाहिए, उसके बाद क्या फॉर्मूला के अंदर पुट करनी है ऐसे, और उसके बाद क्या करना है ये बताना कि किस तरह से टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना देता हूं इसके ऊपर, जो जो चीजें मैंने अभी आपको बताई है उसका, सिर्फ आपको वो चीजें याद रखनी है। तो ये आपका क्या हो गया, हमने क्या पढ़ा, कोलिजन थ्योरी पढ़ी, हमने क्या पढ़ी कोलिजन थ्योरी पढ़ी, और क्या पढ़ी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी पढ़ी। अब कोलिजन थ्योरी के अंदर हमने क्या रेट लिखा था पहले, रेट में से हमने क्या रेट कांस्टेंट निकाला था, जो रेट कांस्टेंट हमारा क्या आया था ये आएगा, उसमें से जो कांस्टेंट की वैल्यू थी वो हमारी ये वैल्यू थी। तो आप क्या है रेट कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर के डैश की वैल्यू अगर ये पुट करता हूं यहाँ पे तो के आ जाता है मेरा। उसके बाद हमने रिलेशन निकाला था एक्टिवेशन एनर्जी का, अरेनियस इक्वेशन की एक्टिवेशन एनर्जी को कंपेयर करके, मैंने बताया हुआ है, आपको रिपीट करके देख सकते हैं। उसके बाद हमारी ये वैल्यू आती है, ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद मैंने ये आपको बताया नहीं कि जो हमारी के की वैल्यू आई थी, ये इस के की वैल्यू में क्या करूं, इस ई नोट की वैल्यू जो हमारी ये साइड माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देता हूं, उसके बाद अरेनियस इक्वेशन से क्या कंपेयर करता हूं, अरेनियस इक्वेशन से कंपेयर करता हूं, वही के इजकल टू में ए ई की पावर माइनस ई ए नोट अपॉन में आर टी। तो इस ए की वैल्यू क्या आ जाती है, ये वाली आ जाएगी भाई सेम, एन ए पाई सिग्मा ए बी एल 8 आर टी अपॉन पाई यू, और ई की 1/2, क्योंकि हमारी यहाँ पे 1/2 है, ये आगे हो जाएगा इसके, तो ए की वैल्यू ये आ जाएगी हमारी, ये आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। के की वैल्यू के डैश की वैल्यू ये है यहाँ पर कंप्लीट, ए की वैल्यू यही आ जाएगी। तो आपको सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी है, मेन ये वैल्यू याद रखनी है, और ये याद रखना है, और परी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू याद रखनी है। उसके बाद जो मेन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी है। इसमें हमने क्या पढ़ा, थर्मोडायनेमिक अप्रोच पढ़ी और स्टैटिस्टिकल अप्रोच पढ़ी है। इसके अंदर हमने क्या के रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकाली हमने, के बी टी अपॉन एच ई की डेल्टा जी अपॉन आर टी था, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है डेल्टा एच एस प्लस में टी डेल्टा एस, ये वैल्यू मैंने अभी पुट कर दी, ठीक है माइनस का है क्योंकि माइनस होता है यहाँ पे, डेल्टा एच एस माइनस टी डेल्टा एस क्या आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन बताया था, ये होता है मेरा, ये एनर्जी किसकी होती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एक्टिवेशन एनर्जी होती है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी, ई नोट थी। डिनोट करने के तरीके अलग है, बस तरीके अलग है कि अरेनियस इक्वेशन में जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ई ए, उसको मैंने सिर्फ क्या किया, जो इनकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उससे कंपेयर किया कि क्या इनके बीच में रिलेशन है, ये आपको याद रखना है, उसके बीच में ये रिलेशन होता है। उसके बाद डेल्टा एच एस की वैल्यू बताई थी, एक्टिवेशन एनर्जी माइनस में 1 माइनस डेल्टा एन जी आर टी होता है, और डेल्टा एन जी क्या होता है हमारा 1 माइनस में मोलिकुलरिटी, यूनिमोलिकुलर बायोमोलिकुलर के लिए क्या होता है वो आपको मैंने बता दिया था। उसके बाद ए को कंपेयर किया था, जो रेट कांस्टेंट था उसको प्री एक्सपोनेंशियल मतलब अरेनियस इक्वेशन से कंपेयर करके ए की वैल्यू निकाल ली थी, ये आई थी हमारी। वैसे सेम ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच में रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये थी हमारी, उसको कंपेयर किया उसके अरेनियस इक्वेशन से, उसके बाद हमारी प्री एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ये आई। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर लूज वाइब्रेशन होता है, तो क्या होता है केटी अपॉन एच म्यू होता है। ट्रांसलेशन का क्यूब 3/2 होता है टेम्परेचर के, रोटेशनल का टी होता है, ट्रांस रोटेशनल का ही जो क्यूब होता है वो है टी के 3/2 के इक्वल होता है, वाइब्रेशन ऑफ 1 होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। और एक्टिवेटेड के अंदर आपको पता होना चाहिए 3n माइनस 6 लेते हैं लीनियर के लिए, और 3n माइनस 7 लेते हैं नॉन लीनियर के लिए, ये आपको पता होना चाहिए किसके लिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए। बस ये जो मैंने बताया, ये फ्लो चार्ट जो मैंने बनाया, ये आपको याद रखना है, बस आपको ये याद रखना, अगर आपको ये याद है आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। ये वैल्यू रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको सबकी पता होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद प्री एक्सपोनेंशियल तीनों का ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग जो जो इसमें टर्म मैंने बता दी, डेल्टा एम जी
और माइनस मोलिकुलरिटी होती है, इसके अंदर क्या वो है, ये मैंने बता दिया क्या क्या होता है, ये आपको मेन है। तो इससे हमारा जो इम्पोर्टेंट था CSR नेट और गेट के जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा, और मैं आपको वो करवाऊंगा। तो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था केमिकल काइनेटिक्स का। अगर आपको ये टॉपिक आ गया तो आपके 4 नंबर CSR नेट के अंदर और 2 नंबर गेट के अंदर आपके पक्के हैं। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखने हैं, सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में रखने हैं। जाते टाइम इसको रिवाइज करके जाना है, कुछ भी हो जाए इसको रिवाइज करके जाना है। एक एक फॉर्मूला आपको उंगलियों पे याद होना चाहिए, तभी आपका वहां पे क्वेश्चन निकल पाएगा। और किसका क्या मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए। मैंने ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश की है, मैंने ऊपर से मैं डायरेक्ट आपको ये फ्लो चार्ट भी बना के दे सकता था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ से आई है। मैंने ज्यादा डेरिवेशन में भी नहीं गया, अगर मैं डेरिवेशन में जाता तो मेरे पास सिर्फ कोलिजन थ्योरी का डेरिवेशन हो पाता बस। लेकिन मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें आपको बताने की कोशिश की है जिससे आपको ये चीजें समझ में आई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको जरूर लाइक एंड शेयर करेंगे। तो हमारी एक टॉपिक और लेके आऊंगा मैं लास्ट, जो हमारा एंजाइम कैटलिस्ट के ऊपर है। उससे को जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर पहले उसको हम रिवाइज करेंगे कि क्या क्या कंसेप्ट है उसके अंदर, कौन से हमको याद रखने हैं पेपर के अकॉर्डिंग। तो हमारी केमिकल एनालिटिक्स यहाँ पे रिवाइज कंप्लीट रिवीजन हो जाती है, एक भी टॉपिक नहीं छूटा। अगर जिसने केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट नहीं की है तो आप सिर्फ अगर ये 3 लेक्चर भी देख लोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप क्वेश्चन को बख्शोगे नहीं, उड़ा दोगे। ठीक है, तो इसके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको। अलविदा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो आप इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।